हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्स गुरु पर। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विषय की वीडियो लेक्चर सीरीज में यूनिट 1 के लेक्चर नंबर 12 में इस लेक्चर में आज हम यूनिट 1 के लास्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि सोर्सेस को जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो अपने आप में क्लासिफिकेशन एक क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसका हमने पूरा डिस्कशन लेक्चर नंबर 11 में किया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर से देख लें। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर टॉपिक को, जिसमें हम सोर्सेस के टाइप्स को आइडियल और प्रैक्टिकल सोर्सेस के फॉर्म में आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक के जो 2 पेपर इस नई स्कीम के अकॉर्डिंगली आरजीपीवी में हुए हैं, उन दोनों ही पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को ध्यान में रख करके हमने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो को अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को आप लाइक भी जरूर से करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 12 के इस सोर्सेस वाले पोर्शन पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 11 में हमने आपको सोर्सेस का ये क्लासिफिकेशन बताया था, और उस क्लासिफिकेशन में हमने आपसे बताया कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दो टाइप के ब्रॉडली क्लासीफाई अगर हम करें तो सोर्सेस को हम इन 2 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। जहां डिपेंडेंट सोर्सेस हमने आपको बताया था कि ओवल शेप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और ये 4 प्रकार के हो सकते हैं। किस पर डिपेंड कर रहे हैं और अंदर इसके अंदर सिंबल क्या है इसके आधार पर। प्लस माइनस है मतलब वोल्टेज है, एरो है मतलब करंट है। ये जो ओवल शेप से रिप्रेजेंटेड सोर्स है जिसमें अंदर प्लस माइनस है तो वोल्टेज है और एरो है तो करंट है, ये हमारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं। इनकी वैल्यू किसी नेटवर्क में किसी दूसरे अवयव पर निर्भर नहीं करती है। ये जो सोर्सेस हैं जिनको हम इंडिपेंडेंट सोर्सेस कह रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट सोर्सेस फर्दर अगर हम क्लासीफाई करें तो वोल्टेज सोर्स भी 2 प्रकार के हो सकते हैं और करंट सोर्स भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स के लिए भी आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो ये एग्जैक्टली क्या है, इस पर आज हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, हम पहले लेते हैं हमारा जो ओवरऑल क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें डिस्कशन करना है वो ये है कि हमारे जो ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, इन इंडिपेंडेंट सोर्सेस को मैं वोल्टेज और करंट 2 रूप में क्लासिफाई कर रहा हूं। एक वीटीजी शॉर्ट में लिख रहा हूं और ये हमारा करंट। अब इस वोल्टेज और करंट को फर्दर मुझे 2 टाइप में क्लासिफाई करना है, एक आइडियल सोर्स और एक प्रैक्टिकल सोर्स। और साथ ही साथ इनकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं बनाने वाला हूं, ये आइडियल और ये प्रैक्टिकल। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वोल्टेज सोर्स की, वोल्टेज सोर्स के आइडियल और प्रैक्टिकल बिहेवियर की। तो वोल्टेज सोर्स की अगर हम बात करें तो यहां पर हमने जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कशन किया है, अगर आपने उस वीडियो को अभी नहीं देखा है तो हम फिर से एक बार आपको क्लियर कर दें कि ओवल शेप में जब आपको नेटवर्क में कोई सोर्स मिलता है या बड़ी लाइन छोटी लाइन बना करके जब आपको सोर्स मिलता है और उसके ऊपर इस टाइप से प्लस माइनस लिखा होता है तो इसको हम वोल्टेज सोर्स कहते हैं। इस ओवल शेप के ऊपर अगर V लिखा हुआ है मतलब ये इसका मान है। अगर ये 5 लिखा है तो 5 वोल्ट, 10 लिखा है तो 10 वोल्ट इस सोर्स का मान हो जाएगा। ये वो 2 टर्मिनल है जिन पर हम आगे का नेटवर्क कनेक्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर सोर्स का आइडियल बिहेवियर अगर मैं बात करूं तो आइडियल बिहेवियर से हमारा आशय ये है कि अगर मैं इस सोर्स से कोई करंट ड्रॉ करता हूं, यहां पर अगर मैं कोई नेटवर्क कनेक्ट करता हूं और मैं अगर इससे कोई करंट ड्रॉ कर रहा हूं तो मेरे इस करंट का मान कुछ भी हो, मुझे ये सोर्स आदर्श रूप से आइडियली V वोल्ट प्रदान करे। मतलब अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बना करके इसको क्लियर करना चाहूँ तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास अगर ये 2 एक्सिस हैं और अगर हम यहाँ पर करंट ले लें और यहाँ पर हम वोल्टेज ले लें, ये 0 है। ये वोल्टेज सोर्स अगर V वोल्ट का है तो ये V वोल्ट मुझे कांस्टेंट मिलना चाहिए, चाहे मैं इससे कितना भी करंट इस टर्मिनल से ड्रॉ करूं। आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब ये है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक हमने यहाँ पर ड्रॉ की है
ये कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली आइडियल सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक है, ये आइडियल बिहेवियर है, या आदर्श रूप से मुझे ऐसा मिलना चाहिए। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली अपन जब इसको यूज करते हैं किसी सर्किट में, जब हम कनेक्ट करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल सोर्स के केस में क्या होता है, देखिए इसी में हम एक कैरेक्टरिस्टिक को मॉडिफाई करके बताते हैं। जब आप इस सोर्स से इस करंट को बढ़ाते हैं, यहाँ पर देखिए मैं 0 से जैसे जैसे करंट बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ये वोल्टेज मुझे जो अभी कांस्टेंट दिख रहा था ये कांस्टेंट नहीं रह करके ये वोल्टेज कम होने लग जाता है, ये वोल्टेज कम होने लग जाता है। जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते हैं उस सोर्स से ड्रॉ होने वाला, वैसे वैसे ये वोल्टेज कम होने लग जाता है। मतलब आप यहाँ पर जैसे ही करंट बढ़ाएंगे वोल्टेज कम होने लग जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो प्रैक्टिकली जब हम बात करते हैं, अगर मैं एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करूं, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में हम ये कहते हैं कि ये जो सोर्स है, ये जो ओवल शेप का आपने सोर्स बनाया है, इस सोर्स का जो मटेरियल है उस मटेरियल का कुछ रेजिस्टेंस होगा और ये रेजिस्टेंस इस मटेरियल के साथ एसोसिएटेड है। तो ये जो एसोसिएटेड रेजिस्टेंस इस मटेरियल का है, इस रेजिस्टेंस को मैं इस सोर्स के साथ ऐसे सीरीज में कनेक्ट होकर के मान सकता हूं और इसका मान मैं लिख रहा हूं आर इंटरनल। ठीक है, इस आर इंटरनल का मतलब ये है कि ये इस सोर्स का रेजिस्टेंस है। सोर्स का रेजिस्टेंस क्यों होगा? क्योंकि जो सोर्स मैंने जिस मटेरियल से बनाया है उस मटेरियल का भी रेजिस्टेंस है, उसके जो टर्मिनल्स हैं उन टर्मिनल उसका रेजिस्टेंस है। तो ओवरऑल इस सोर्स का जो रेजिस्टेंस है, मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस हमने आर इंटरनल के फॉर्म में कंसिडर किया। अब इसको कंसिडर करने से जब हम कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक जस्टिफाई होती है। हम ओम का नियम जानते हैं कि अगर कोई रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में से अगर आई धारा बह रही है, इस रेजिस्टेंस का मान आर है, तो इस रेजिस्टेंस पर एक वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज का ह्रास होता है, वोल्टेज कम होता है, इस पर कुछ वोल्टेज गिरेगा मतलब, और वो वोल्टेज रहेगा आई इंटू आर। ये ओम का नियम होता है, V इज इक्वल टू आई आर। मतलब ये हुआ कि जब आप इससे इस पर्टिकुलर सोर्स से करंट I इन दो टर्मिनल पर लेना चाह रहे हैं, तो इस रेजिस्टेंस में इंटरनली हमें दिखता नहीं है वो, लेकिन इंटरनली I इंटू आर इंटरनल मान का एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसको मैं V डैश बोल देता हूं। मतलब ये हुआ कि यहां तक तो बैटरी का वोल्टेज V है, लेकिन उस रेजिस्टेंस में जो बैटरी का जो मटेरियल का रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और वो जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उस वोल्टेज के ड्रॉप होने के बाद मुझे आउटपुट में जो भी वोल्टेज मिलता है वो मिलता है। मतलब अगर आउटपुट में वोल्टेज मुझे जो मिल रहा है उसको मैं देखना चाहूं तो वो V माइनस वी डैश है, और V माइनस वी डैश है, इसका मतलब V माइनस आई इंटू आर इंटरनल है। ये आउटपुट वोल्टेज है, ये VO में लिख देता हूं। तो आउटपुट वोल्टेज की अगर मैं बात करूं तो जो मुझे आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है बैटरी का वोल्टेज माइनस आई इंटू आर इंटरनल। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक आपने ऊपर बनाई है, इस कैरेक्टरिस्टिक को मैं प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा हूं, और इस प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक को देखिए अब हम जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई ऐसे होगी कि जैसे जैसे आप करंट बढ़ाएंगे, अगर आपका करंट का मान 0 है तो देखिए VO इक्वल टू V होगा, क्योंकि यहां पर कोई ड्रॉप नहीं होने वाला। आई इंटू आर इंटरनल में आई अगर 0 कर दिया, आई 0 कर दिया, तो आई 0 इंटू आर इंटरनल 0 हो गया, मतलब पूरा का पूरा वोल्टेज आपको बाहर मिल रहा है। जैसे जैसे आप करंट बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये क्वांटिटी बढ़ने वाली है, क्योंकि करंट बढ़ेगा, ये कांस्टेंट आर इंटरनल कांस्टेंट है, तो कुछ मान इसका बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो सपोज ये 5 वोल्ट है, और अगर मैं आर इंटरनल का मान 1 ओम बता देता हूं, और अगर मैं 1 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा हूं, तो मुझे आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा? आउटपुट वोल्टेज मिलेगा 5 माइनस करंट हमारा 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस 1 एम्पियर, मतलब 5 माइनस 1, मतलब हमारा ये हो गया 4। अब रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, हम क्या कर रहे हैं? करंट को बढ़ा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जब मैं 1 पर आऊंगा तो मुझे आइडियली 5 वोल्ट मिलना था, लेकिन वो कुछ कम होकर के मुझे मिल रहा है। फिर मैं करंट को बढ़ा रहा हूँ, 1 से मान लो सपोज मैंने इसको 2 कर दिया। अगर मैंने ये 2 कर दिया तो ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 करंट बढ़ाया है मैंने, इसलिए ये हो जाएगा 3। ऐसे अगर आप करंट को बढ़ाते जाएंगे तो एक कंडीशन में ऐसा हो जाएगा कि अगर जैसे सपोज आप 5 एम्पियर करंट करने की कोशिश करेंगे तो 5 इंटू 5 मतलब पूरा वोल्टेज यही ड्रॉप हो जाएगा, आपको आउटपुट में कोई वोल्टेज मिलेगा ही नहीं।
तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स का एक आंतरिक प्रतिरोध होता है, आर इंटरनल। बेसिकली अब हम थोड़ा सा आर इंटरनल को स्पेसिफाई कर दें। ये आर इंटरनल सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसको हम हिंदी में आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे। और ये जो आंतरिक प्रतिरोध है, आइडियली अगर मुझे इसको आइडियल बनाना है तो आइडियल वैल्यू जो इसकी रहती है, ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। आइडियल वैल्यू आर इंटरनल रेजिस्टेंस की, आइडियल सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस का जो मान रहता है, आइडियल मान, वो 0 होता है। वो 0 अगर हमने मान लिया तो ये ड्रॉप, इंटरनल ड्रॉप कभी नहीं होगा, तो पूरा वोल्टेज मुझे आउटपुट में मिल जाएगा। इसलिए हम इंटरनल रेजिस्टेंस इस वोल्टेज सोर्स का, अगर मुझे इसको आइडियल कंसिडर करना है तो इंटरनल रेजिस्टेंस हम क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। तो 0 रेजिस्टेंस मतलब आइडियल सोर्स, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ माना तो वो क्या हो गया, आपका प्रैक्टिकल सोर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर 1 तो ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो सोर्स का जो रेजिस्टेंस हमने कंसिडर किया है, ये श्रेणी क्रम में है। मतलब हमने स्रोत के या सोर्स के श्रेणी क्रम में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में हमने आर इंटरनल कंसिडर किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट सोर्स में हम श्रेणी क्रम में कंसिडर करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो वो क्यों नहीं चलेगा उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन आप इस चीज को भी दिमाग में सेट करें। ये दोनों ही क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि आदर्श और प्रायोगिक वोल्टेज सोर्स को समझाइए या करंट सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाइए, तो आपको बस इतना से ही समझाना है कि आदर्श वोल्टेज सोर्स वो वोल्टेज सोर्स है जिससे मैं कितना भी करंट ड्रॉ करूं मुझे कांस्टेंट वोल्टेज भी मिलता रहे। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में चूंकि हम सोर्स को बनाने के लिए जो मटेरियल कंसिडर कर रहे हैं उसका कुछ प्रतिरोध होगा, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, जिसे हम सोर्स के सीरीज में कंसिडर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, हम उसको सीरीज में कंसिडर कर रहे हैं। तो सीरीज में कंसिडर करते हैं, ये अपने आप में एक क्वेश्चन हो जाएगा अलग से कि हम सीरीज कहाँ कंसिडर करते हैं, पैरेलल में, सीरीज में, कहीं पर भी, या कुछ भी नहीं। तो सीरीज में कंसिडर किया जाता है, और चूंकि उस पर इंटरनल ड्रॉप होता है इसलिए हमें जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते हैं वैसे वैसे आउटपुट वोल्टेज हमारा कम होने लग जाता है। और अगर मुझे एक प्रैक्टिकल सोर्स को आइडियल सोर्स बनाना है तो मुझे इस इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कितना मानना चाहिए, 0 मानना चाहिए। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो ये एक प्रैक्टिकल सोर्स आइडियल सोर्स बन जाएगा। तो ये इतना आप लिख देंगे, ये 2 चीज आप याद रख लेंगे तो आपके बड़े बड़े कई सारे ऐसे एग्जाम्स होंगे जिन एग्जाम्स में आपसे ये सीधे क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा जाएगा। तो आप इनको याद रखें, स्पेशली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स इसको 101% अपने दिमाग में सेट कर ले। कई इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको अपने दिमाग में सेट करें। अब यही सेम चर्चा हम करंट सोर्स के लिए करते हैं। देखिए, करंट सोर्स की जब मैं बात करता हूं तो करंट सोर्स, जैसा कि हम सोर्स अगर करंट है तो मुझे उससे क्या मिलना चाहिए, कांस्टेंट करंट मिलना चाहिए। अब कहानी यहां पर देखिए, करंट सोर्स है, आई एम्पियर का करंट सोर्स है, उसके अंदर अगर एरो बनाए तो मतलब उससे हमें करंट मिल रहा है। अब इन 2 टर्मिनल पर मैं वोल्टेज कितना भी बढ़ाऊं, इस वोल्टेज को मैं कितना भी बढ़ाऊं, मुझे इससे जो मिलने वाला मान है करंट का वो कांस्टेंट आई होना चाहिए, आई मिलता रहना चाहिए। पर ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। तो देखिए, पहले हम इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर लें ताकि दोनों को हम आसानी से एक ही पॉइंट पर आपको समझा पाए। जैसा हमने पिछली कैरेक्टरिस्टिक में जो एक्सेस माने हैं वही एक्सेस में यहाँ पर मान लेता हूँ, आई और वी मैंने मान लिया। अब यहाँ पर देखिए कहानी थोड़ी सी बदल गई। कहानी इसलिए बदल गई क्योंकि अब हमारा सोर्स बदल गया। अब हम करंट कांस्टेंट कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि अगर आई एम्पियर 5 एम्पियर का करंट सोर्स है तो मुझे कांस्टेंट 5 एम्पियर करंट यहाँ पर मिलता रहे, चाहे मैं इन 2 टर्मिनल पर, ए बी टर्मिनल, अगर ये सोर्स के ए बी टर्मिनल है, इन 2 टर्मिनल पर वोल्टेज में कितना भी बढ़ाऊं मुझे करंट कांस्टेंट मिलना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक हमने बनाई, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई आपके करंट सोर्स की आइडियल कैरेक्टरिस्टिक, आदर्श विशेषता। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली ये होता है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे सोर्स से आने वाला करंट कम होने लग जाता है। जैसे जैसे आप वोल्टेज, देखिए अब यहाँ पर वेरिएबल मेरा वोल्टेज है, मैं वोल्टेज को चेंज कर रहा हूँ, वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ। कहाँ पर वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, इन 2 टर्मिनल पर। तो जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ वैसे वैसे ये करंट कम होने लग जाता है। तो ये प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम इस प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक को समझे कि ये प्रैक्टिकली ऐसा क्यों होता है। तो देखिए फिर से वही है, यहाँ पर भी सोर्स है, सोर्स का मटेरियल है तो उस मटेरियल का रेजिस्टेंस होगा। लेकिन क्या मैं उस रेजिस्टेंस को ऐसे कंसिडर कर सकता हूँ,
इस रेजिस्टेंस को मैं ऐसे सीरीज में कंसिडर नहीं कर सकता। मैं सीरीज में इसलिए कंसिडर नहीं कर सकता क्योंकि सीरीज में जब आप देखेंगे तो अगर यहाँ आई एम्पेयर करंट है तो यहाँ पर भी आई होगा, यहाँ पर भी आई होगा, क्योंकि करंट आवेश प्रवाह की दर है और आवेश यहाँ पर है तार में, आपको वही आवेश यहाँ पर मिलने वाला। आवेश कभी खत्म नहीं होने वाला और ना नया आवेश बनने वाला है। तो यही आवेश आपको यहाँ थे वही यहाँ मिलने वाले, तो करंट तो सीरीज में चेंज नहीं हो सकता। और श्रेणी क्रम में अगर करंट चेंज नहीं हो सकता मतलब ये प्रतिरोध यहाँ श्रेणी क्रम में कोई काम नहीं कर रहा है। तो ये एग्जैक्टली कहाँ लगा है और क्या कंट्रीब्यूशन दे रहा है उसको हम समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रतिरोध को, जो इसका इंटरनल प्रतिरोध कहाँ से आया, इंटरनल प्रतिरोध आया उसके मटेरियल के कारण, उसको हमने इसके पैरेलल में कंसिडर किया। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही हो गया। जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कंसिडर किए थे, इंटरनल रेजिस्टेंस करंट सोर्स के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस हम पैरेलल में कंसिडर करेंगे, पैरेलल या समांतर क्रम में, सोर्स के समांतर क्रम में हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि अगर आप सीरीज में कंसिडर करोगे तो करंट कम हो ही नहीं सकता। तो ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट, आर इंटरनल। अब देखिए, हम जो बढ़ाने की बात कर रहे थे वो बढ़ाने वाली बात यहाँ का वोल्टेज ही है, और ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज इस रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा, सपोज आई डैश है, तो अभी हमने कहा, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कहा कि रेजिस्टेंस पर वोल्टेज क्या होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आई डैश इंटू आर इंटरनल। अब देखिए, करंट बढ़ता है, अगर इधर से आई एम्पियर करंट आ रहा है, हमने अभी कहा आपको कि चार्जेस हैं, चार्ज, अगर ये चार्ज, कुछ चार्ज इधर चले गए तो बाकी चार्ज इधर जाएंगे और बाकी चार्ज कैरियर्स उधर जाएंगे। इसका मतलब ये हो रहा है कि टोटल आई आ रहा था, आई में से आई डैश इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा, आई माइनस आई डैश। तो जैसे जैसे आई डैश बढ़ेगा वैसे वैसे आपको आउटपुट में करंट कम होने लग जाएगा। अब जैसे सपोज मेरे को यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाना, वही आर इंटरनल में 1 मान लेता हूँ एक सेकेंड के लिए, और अगर मैं ये कहूँ कि ये आई डैश का मान 0 है, अगर आई डैश 0 है, आर इंटरनल 1 है, तो उस कंडीशन में V जो मुझे इन दो टर्मिनल पर वोल्टेज मिलेगा वो वोल्टेज तो मुझे 0 मिलेगा। मतलब अगर 0 वोल्टेज की मैं बात करूं तो मुझे ये I करंट मिल रहा है। अब अगर मैं इस करंट को बढ़ाऊं, आई डैश को अगर मैं मान लो 1 एम्पियर कर देता हूं, तो 1 एम्पियर जैसे ही मैं करूंगा, यहां से अगर 5 एम्पियर आ रहा है और V डैश अगर मान लो, V को बढ़ा रहा हूं, सॉरी, मैं आई डैश नहीं बढ़ाते हैं, अपन V बढ़ाते हैं, और V बढ़ाने के लिए जब हम V बढ़ाने की बात करेंगे तो फिर आई डैश बढ़ेगा। तो अगर अब मैं सपोज V बढ़ाता हूं, अब मेरे को V1 करना है, अब V1 करना है मतलब मेरा आई डैश जो है, देखिए आई डैश इंटू आर इंटरनल आपका V है, अब ये आर इंटरनल तो 1 ही है, तो 1 इंटू आई डैश, इसका मतलब ये हुआ कि V अगर मुझे 1 करना है तो मुझे आई डैश को क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। और आई डैश 1 हो गया, यहां समझिए, आई डैश अगर 1 हो गया मतलब इधर से 5 एम्पियर करंट आ रहा था, उसमें से 1 एम्पियर इधर गया, तो बचा इधर क्या, 4 एम्पियर। मतलब करंट क्या हो गया, जैसे ही आपने वोल्टेज बढ़ाया, करंट आपको जो पहले आई 5 एम्पियर मिल रहा था वो 5 एम्पियर से कम हो गया। अब इस तरीके से आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, अब आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, सपोज आपको V बराबर 3 वोल्ट करना है, सपोज अब 3 वोल्ट करना है, इसका मतलब ये हुआ कि V बराबर आई डैश इंटू आर इंटरनल, आर इंटरनल का मान तो एक ही है, तो ये आई डैश इंटू 1 हो जाएगा। अब इसको 3 करना है तो आई डैश का मान 3 करो, आई डैश 3 किया तो इधर 3, 5 में से 3 गए तो 2 ही बचे, इधर 2 एम्पियर करंट ही जाएगा, तो ये करंट और कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट सोर्स के टर्मिनल पर, वैसे वैसे करंट कम होने लग जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का आइडियल मान कितना होगा, आइडियल सोर्स के लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए। तो देखिए, रेजिस्टेंस प्रतिरोध होता है मतलब धारा के प्रवाह में अवरोध है, बाधा है, तो ये बाधा कितनी हो, तो ये बाधा सब अनंत हो, इतनी बाधा हो कि उसमें से करंट बह ही ना पाए, तो हम ये कह सकते हैं कि इधर से करंट नहीं बहेगा। अनंत बाधा अगर आप उधर लगा दे, इनफाइनाइट कर दे, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को हम ओपन सर्किट, खुले तार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये ओपन हो जाएगा, मतलब इधर से कोई करंट नहीं बहेगा और इधर से कोई करंट नहीं बहेगा, तो सारा का सारा करंट आपको आउटपुट में मिलेगा। तो एक आइडियल करंट सोर्स के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस का मान अनंत होना चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस सोर्स के पैरेलल में कंसिडर होता है, करंट सोर्स के लिए, वोल्टेज सोर्स के लिए ये रेजिस्टेंस
सीरीज में कंसिडर होता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस का, आदर्श इंटरनल रेजिस्टेंस का मान 0 होता है। ये तो आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो गए। और थ्योरी में जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे हैं। अभी इस नई स्कीम के जो क्वेश्चन पेपर से उनमें लगातार फर्स्ट ईयर के पेपर में 2 पेपर हुए हैं, और दोनों ही पेपर में अभी तक पूछे गए हैं। इसलिए आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में जाने से पहले अच्छे से करके जाएं, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो स्टूडेंट्स, यूनिट 1 का ये आखिरी वीडियो लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूं कि इन 12 वीडियो लेक्चर्स को देख करके आप एग्जाम में यूनिट 1 से पूछे गए प्रत्येक क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई कंफ्यूजन लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से करें, हम आपके कंफ्यूजन सॉल्व करने की जरूर से कोशिश करेंगे। और एग्जाम से पहले हम कोशिश करेंगे कि पिछले साल के जो 2 क्वेश्चन पेपर अभी तक हुए हैं नई स्कीम के, उन दोनों क्वेश्चन पेपर को आपसे एक बार डिस्कस जरूर से करें, ताकि आपको एग्जाम में उसकी हेल्प मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, बने रहें यूट्यूब चैनल इलेक्स गुरु पर। वीडियोस आप पूरे देखें, वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, चैनल शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।